तुम दोनों बहनों ने तो मिलकर बहुत ही अच्छी जुगत भिड़ाई है। गांव में टॉयलेट बनाकर तुमने हमारी जिंदगी में भी सुविधा कर दी और अपना भी रोजगार ढूंढ लिया। जी, गांव में कोई टॉयलेट ना होने की वजह से हम भी बहुत परेशान थे। अब देखिए सभी गांव वाले कितने खुश हैं। बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो। औरत दुआएं देती हुई चली गई कि तभी एक लड़की वहां आई और टॉयलेट की तरफ जाने लगी। अरे अरे रुको बहन, कहाँ चली? श्श्श, थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं यहाँ टॉयलेट जाने ही आई हूँ। टॉयलेट जाने के लिए यहाँ 1 रुपया जमा करना पड़ता है। इतनी सी बात, ये लो 1 रुपया। और अब प्लीज कुछ मत बोलना। ऐसे बोलकर वो लड़की भी टॉयलेट चली गई। रागिनी और संध्या दोनों ही बहनें गांव में 1 रुपए के टॉयलेट से ही काफी अच्छी कमाई कर रही थी, और क्योंकि उन्होंने ये समाज के हित में काम किया था तो सभी उनसे बहुत खुश भी थे और उन्हें इज्जत देते थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और उनका काम भी चल निकला था। सभी उनके काम की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। भाई तुम्हारे टॉयलेट का तो जवाब ही नहीं है। कितना साफ सुथरा टॉयलेट है, मतलब दिल चाहता है कि घुसकर निकलो ही मत। होगा ही भाई साहब, हम दोनों रोजाना इसे साफ जो करते हैं। भाई वाह, मात्र 1 रुपए में इतनी सुविधा। तुम तो हमारे गांव की मुखिया होनी चाहिए। अरे मुखिया तो कुछ सुविधा देने को तैयार नहीं है, वो तो सबका लगान खाए बैठा है। तुम दोनों हो जो इस गांव के लिए कुछ कर रही हो। वो आदमी ऐसे बोलता हुआ चला गया, लेकिन उसकी बात कुछ मुखबिरों ने सुन ली थी और उन्होंने इस बारे में गांव के मुखिया को बता दिया। उन चोरियों की ये मजाल कि उनसे मेरी बराबरी की जाए। मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, अरे हमने तो यही सुना है मुखिया साहब, वो दोनों लड़कियां गांव वालों को सुविधा देकर आपके नाम पर कीचड़ उछलवा रही है। मेरी माने तो आप भी गांव वालों के लिए एक टॉयलेट बनवा दे मुखिया जी, फिर देखते हैं कि कौन उनके टॉयलेट को इस्तेमाल करता है। सोहन की बात सुनकर मुखिया को भी आइडिया आ गया और उसने भी एक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कराने की ठान ली। कुछ ही दिनों में मुखिया का भी टॉयलेट बनकर तैयार हो गया, जो ठीक रागिनी और संध्या के टॉयलेट के सामने था। अरे आ जाओ, सिर्फ 10 रुपए में टॉयलेट का इस्तेमाल कर लो। देख तो सही संध्या, इन मुखिया जी ने हमारे टॉयलेट के सामने ही अपना टॉयलेट बनवा दिया है। फिक्र क्यों करती है, हमारे काम पर कोई आंच नहीं आएगी। भले ही ये मुखिया का बनवाया हुआ टॉयलेट है, लेकिन ये हमारा काम ठप नहीं कर पाएंगे। दोनों बहनें रोजाना की ही तरह अपने टॉयलेट के बाहर बैठ गईं और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। अरे ये टॉयलेट भी बनकर तैयार हो गए। हाँ हो तो गए हैं, ये मुखिया जी ने बनवाए हैं ना। हाँ चलते हैं। वो दोनों औरतें आज रागिनी और संध्या का टॉयलेट छोड़कर मुखिया के टॉयलेट में जाने लगी। अरे कहाँ, पहले 10 रुपए निकालो। है 10 रुपए? इसमें जाने के 10 रुपए लगेंगे? हाँ जी 10 रुपए ही लगेंगे। सोहन के बोलने पर वो दोनों ही औरतें चौंक गईं और जैसे उन्होंने टॉयलेट में झांक कर देखा, अरे वाह, टॉयलेट बनाया अठन्नी का और वसूलते हो 10 रुपया। अरे जरा अपने टॉयलेट में झांक कर देखो, कितना गंदा है। 10 रुपए जैसे सफाई नहीं है, और दरवाजा भी कितना बेकार लगाया हुआ है। कितनी गंदी बदबू भी आ रही है, और तुमसे लाख गुना अच्छा तो रागिनी और संध्या का टॉयलेट है। चल बहना, वहीं चलते हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों रागिनी और संध्या के टॉयलेट की तरफ आ ही गई, जहां से रागिनी अभी लेडीज टॉयलेट को साफ करके निकल रही थी। इसे कहते हैं चांदी जैसा टॉयलेट, कितना साफ है। ले रागिनी, और हमें जाने दे। दोनों औरतें उनके टॉयलेट में ही आ गई। पूरा दिन यही हुआ। पहले हर कोई नए शौचालय की तरफ जाता और फिर उसकी गंदगी और इतने ज्यादा पैसे सुनकर वो वापस उन दोनों बहनों के टॉयलेट में ही आ जाता। कोई भी मुखिया के बनाए टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुखिया उन दोनों से ही बहुत ज्यादा चिढ़ गया और एक दिन, अब ये चोरियां सिर चढ़ रही हैं, जाओ मेरे दाएं बाएं हाथ जाकर उन दोनों की ही सांसें रोक दो। किशोर के बोलने पर उसके 2 आदमी रागिनी और संध्या को मारने के लिए निकल गए। रात काफी हो चुकी थी और अब वो दोनों भी टॉयलेट बंद करके घर लौट रही थी कि तभी, अरे कहाँ चली? अरे तुम तो वही हो ना, मुखिया के चेले? रागिनी के ऐसे बोलते ही उन दोनों बेदर्दी गुंडों ने उनका गला पकड़ लिया। वो दोनों अपने पांव फड़फड़ाने लगी और चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जब तक संध्या और रागिनी की सांसें नहीं रुक गई, तब तक गुंडों ने उन्हें नहीं छोड़ा। इन दोनों का तो हो गया, चल अब इन्हें यहीं कहीं दबा देते हैं। अरे गड्ढा खोद, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों गुंडे एक गड्ढा खोदने लगे। अभी वो ऐसा कर ही रहे थे कि तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राम,
क्या ये तू था? नहीं तो फिर कौन था? दोनों ने घबराकर पलटकर देखा और इनका तो काम खत्म। रागिनी और संध्या दोनों चुड़ैल बनकर लौट आई थी और अपने गुनहगारों को उन्होंने चुड़ैल बनते ही मार डाला था। रागिनी देख देख हमारे इंसानी शरीर को इन गुंडों ने हमें इससे अलग कर दिया। इन्होंने हमें तड़पा तड़पा कर मार डाला, लेकिन हम अकाल मौत की वजह से मुक्त नहीं हो सके। लेकिन हम अपने कातिलों से तो अपना बदला ले ही चुके हैं, तो अब तो हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए थी ना। नहीं, अभी असली कातिल जिंदा है। हमारे गुनाहगार ये दोनों तो थे ही, लेकिन शायद कोई और भी था। लेकिन कौन? वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। अभी अपना इंसानी रूप ही ले लेते हैं और इन मृत शरीरों को भी दबा देते हैं। ऐसे बोलकर दोनों चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ गए और उन मुर्दे शरीरों को भी दबा दिया। अगली सुबह वो दोनों रोजाना की तरह ही वापस से काम पर आ गई और लोग उनका टॉयलेट इस्तेमाल भी करने लगे। जैसे उन दोनों के काम की खबर फिर से मुखिया को लगी तो वो हैरान हो गया और खुद उनके शौचालय को इस्तेमाल करने आया। अरे मैं भी तो देखूं कि लोगों को इनके टॉयलेट में क्या नजर आता है। ये लो 1 रुपया। वो रात के समय वहां आया था। उसके अंदर जाते ही रागिनी चुड़ैल के रूप में आ गई। तूने अपना रूप क्यों बदल लिया? उसने तो पैसे दिए हैं। वो इसीलिए क्योंकि इससे मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। तू भी आ। दोनों बहनें चुड़ैलों में ही बदल गई और अंदर चली गई। ये टॉयलेट तो सच में बढ़िया है। वैसे मैंने तो इन दोनों को मरवा दिया था, लेकिन ये अभी भी यहाँ क्या मांझ रहा है ये? मैं बताती हूँ ना कि क्या मांझरा है। कौन बोला? ये आवाज सुनते ही किशोर अपनी जगह से लंगोटी चलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और जैसे ही उसने पलटकर देखा तो उसे वहां 2 चुड़ैल दिखाई दी। अच्छा, तो तूने ही हमें मरवाया था और हम सोचते थे कि अभी तक हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली है। इसे मार कर ही हमें मुक्ति मिलेगी। चल अब अपने पापों की सजा भोगने को तैयार हो जा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। किशोर उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन दोनों चुड़ैलों ने उस पर जरा सा भी रहम नहीं खाया और एक ही झटके में उसकी सांसें रोक दी। मुखिया के जाते ही वो दोनों भी गायब सी होने लगी। हम मुक्त हो रहे हैं बहन। सही कहा, अब हमारे जाने का समय आ गया है। ऐसे ही बोलती हुई वो दोनों गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को वहां कोई भी नहीं मिला। गांव वाले सभी उन्हें ढूंढते रह गए, लेकिन दोनों बहनों का कोई पता नहीं था। ना जाने वो दोनों कहाँ गई। खुद गायब हो गई और अपनी ये सुविधा यहीं छोड़ गई। दोनों बहनों के जाने के बाद भी गांव वाले उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हीं के नाम से वो टॉयलेट आज भी चल रहे हैं। नहीं रहते थे। माँ, सोनम। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अभी खाना नहीं बना है, बहू पढ़ाई कर रही है। ये क्या बात हुई? अरे तो क्या हुआ, बहू तो बोल रही थी खाना बनाने को, मैंने ही उससे मना कर दिया। देखो काव्या, ससुराल आकर बस लड़कियों का काम अपना परिवार संभालना और अपने सास ससुर की सेवा करना होता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से जरा भी सहमत नहीं हूँ। लड़कियों को वो सब कुछ करना चाहिए जो उनका मन करे। इसी तरह से घर में कलेश ही हो रहा था कि तभी काव्या की दोनों बहुएं हाथों में खाना लेकर आईं। आप लोग ऐसे लड़िए मत, हमने खाना बना लिया है। बहू, लेकिन कल तो तुम दोनों का जानते हैं एग्जाम है, लेकिन हमारा ससुराल हमारी जिम्मेदारी है, तो बस हमने साथ साथ दोनों काम कर लिए। ये हुई ना बात। तीनों घर के आदमी चुप हो गए। प्रिया और सोनम ने घर के सारे कामों को टाइम से निपटाया और फिर वो अपनी पढ़ाई में लग गई और सुबह में जल्दी जल्दी सभी कामों को खत्म करके अपना एग्जाम देने निकल गई। इसी तरह से दिन बीत गए। बहुएं अपने एग्जाम में पास हो गईं और अब दोनों ही एसडीएम के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। जानती हो, तुम्हारी उम्र में मैं भी एक एसडीएम बनना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, जिसकी वजह से मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और मैं अपने इस सपने से बहुत दूर हो गई। लेकिन ये कभी भी पूरी तरह मेरे दिमाग से नहीं निकल सका। तुम दोनों को ये करते देख मुझे तुम्हारे अंदर अपनी परछाई नजर आती है। अब चलो, बहुत हुई ये बातें। मैंने तुम दोनों के ही सुनहरे भविष्य के लिए भगवान जी से मन्नत मांगी है, तो मैं मंदिर जा रही हूँ। काव्या मन्नत मांगकर अपने घर आ ही रही होती है कि तभी मंदिर की सीढ़ियों से उसका पांव फिसल गया और वो ऊंची सीढ़ियों से गिरती हुई सीधा नीचे आ गई। अरे अरे, कौन है ये? कोई इन्हें जानता है? काव्या ने उसी जगह अपना दम तोड़ दिया। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे उसके घर तक पहुंचाया। सभी रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया गया।
काव्या की अचानक मृत्यु हुई, जबकि उसका सपना था कि वो अपनी बहुओं को एसडीएम बनाए। इसलिए अंतिम इच्छा पूरी न होने की वजह से काव्या की आत्मा शांत नहीं हुई और वो चुड़ैल रूप में वापस लौट आई। माँ जी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? दोनों बहुएं रो ही रही थी कि तभी वहां पर काव्या अपने चुड़ैल रूप में आ गई। चुड़ैल, मत डरो मेरी बच्चियों, मैं चाहे जिस भी रूप में रहूं लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही दोनों बहुओं का डर छूमंतर हो गया। माँ, हाँ मैं लौट आई। ऐसे सफर में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? दोनों बहुएं अपनी चुड़ैल सास के गले लग गईं। अभी बस कुछ सेकंड ही हुए थे कि तभी वहां पर प्रिया का पति आ गया। अपने बेटे को देखकर काव्या गायब हो गई। अरे ये तुम दोनों हवा में ऐसे क्या कर रही हो? वो नीचे माँ की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा की जा रही है, दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। दोनों बहुएं नीचे चली गईं, लेकिन काव्या की आत्मा ऐसे शांत नहीं होती। इसी तरह से अब उसे दुनिया से गए 1 महीना बीत चुका था। प्रिया और सोनम रात को चुपके चुपके एसडीएम के एग्जाम की तैयारी करती थी। अरे नहीं। क्यों, क्या हुआ बहू? सासू माँ, यहाँ पर उजाला बहुत कम है। ऐसा क्या? बस अभी रुको। काव्या एक शक्तिशाली चुड़ैल थी। उसने बस एक चुटकी बजाई और तभी वहां पर एक लैंप आ गया। इसी तरह अपनी सास के साए में दोनों बहुएं रात में पढ़ाई किया करती थी। एक दिन, अरे ससुर जी, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? रद्दी में बेचने। लेकिन अरे क्या लेकिन, तुम्हारी सास के साथ साथ ये ड्रामा भी अब खत्म हो चुका है। तुम इस घर की बहुओं हो और तुम्हारा काम है घर संभालना। अपने ससुर के आगे दोनों बहुएं चुप हो गई, लेकिन तभी वहां चुड़ैल काव्या आ गई। उसने अपने पति के ऊपर एक मंत्र का जाप करके फूंक मारी और वो वहीं सो गया। काव्या अपने जादू से गायब हो चुकी थी, इसीलिए वो किसी को दिखाई नहीं दी। ये ससुर जी को अचानक क्या हुआ? मैंने इन्हें कुछ देर को सुला दिया है। बहू, तुम अपनी इन किताबों को दुबका दो। काव्या ने जैसा कहा, दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। इसी तरह से दिन बीत गए और दोनों बहुओं के एग्जाम का दिन आ गया। जाओ मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों बहुएं किसी तरह बहाना बनाकर अपना एग्जाम देने गई। एग्जाम देने के 2 महीने बाद रिजल्ट की बारी थी। देखते ही देखते 2 महीने भी बीत गए और आज आखिरकार रिजल्ट आया। दोनों बहुएं अपनी मेहनत का नतीजा देखने कॉलेज पहुंची तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उन दोनों का ही नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। दोनों को ही पूरे कॉलेज की तरफ से सम्मानित किया गया। प्रिया और सोनम खुशी खुशी घर पहुंची और उन्होंने घर पहुंचकर देखा कि किसी ने उनका घर सजाया हुआ था। सुनिए, क्या आपने ये सब किया है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि अभी 5 मिनट पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सभी घर के सदस्य ये सजावट देखकर हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि ये किसने किया था कि तभी वहाँ पर काव्या आ गई। कांग्रेचुलेशंस। माँ, दोनों बहुएं अपनी चुड़ैल सास के गले लग गईं। अरे बहुओं, इस चुड़ैल से दूर रहो। ये तुम्हें। घबराओ नहीं पापा, ये माँ है। दोनों बहुओं ने पूरे परिवार को सारी बातें बता दी। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए। तुमने आखिर मेरा सपना पूरा कर ही दिया। अब मैं शांति से मुक्त हो सकती हूँ। बहुओं, काव्या, मुझे माफ कर देना। जिस चीज के लिए मैंने हमेशा तुम्हें रोका, आज वही चीज मुझे तुम पर गर्व महसूस करवा रही है। कोई बात नहीं पापा, आप माफी मत मांगो। काव्या ने अपनी बहुओं को आशीर्वाद दिया और फिर वो मुक्त हो गई। अब उन दोनों के पति और ससुर पढ़ाई की अहमियत को समझ चुके थे और अपनी सास का सपना पूरा करके दोनों बहुएं भी खुश थीं और अब सब कुछ ठीक